ओके ओके, तो हम लोग आज से स्टार्ट करने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 4। और आप लोग एक फ्रेश पेज में हेडिंग लगा लीजिए, अच्छा सा बड़ा सा, केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। काफी ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है, जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपके कॉन्सेप्ट क्या बोलते हैं, कैरी फॉरवर्ड हो रहे थे। जो आपने पिछले सेक्शन में सीखा वो आपको नेक्स्ट सेक्शन में यूज आ रहा था। ये वैसे ही पूरा चैप्टर कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए देख लेते हैं हमारे पास कुछ है क्या। यस, एनसीईआरटी हमारे पास है, और एनसीईआरटी कहती क्या है वो देखते हैं फटाफट। यस, एनसीईआरटी में एक कोटेशन दिया हुआ है, उसको देख लेते हैं। वो कोटेशन है क्या, उसको यहाँ से उठा लेते हैं और ये ले गए हम इसको यहाँ पर। ये लो भाई, चैप्टर के लिए आपको पता है चैप्टर के स्टार्टिंग में कोटेशन होता है। ये कोटेशन आपका यहाँ है, ठीक है। ये सिंपल सा कोटेशन है, केमिकल रिएक्शंस हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ केमिकल रिएक्शन अकर। बात समझ में आई आपको? इसका मतलब इस पूरे चैप्टर में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, हाउ केमिकल रिएक्शंस अकर। हाउ केमिकल रिएक्शंस अकर, ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर लेने वाले हैं हम लोग, और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस के लिए, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो आप लोगों ने समझ लिया हाउ केमिकल रिएक्शंस अकर, ये हमारे लिए क्वेश्चंस है। इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम लोग छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ते जाएंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ते जाएंगे, और हमारा जो चैप्टर है वो डेवलप होगा, ठीक है। तो हम हैं केमिकल काइनेटिक्स के साथ में, और हम देखने वाले हैं केमिकल रिएक्शन से डील करने वाले हैं, ठीक है। अब केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड कुछ बेसिक नॉलेज है, कुछ बेसिक नॉलेज हैं। और केमिकल रिएक्शंस देखो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, है ना। हमारी डेली लाइफ तो छोड़ ही दो, बाकी पूरी वर्ल्ड के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अब केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कौन से हैं वो देख लेते हैं, कि एक केमिस्ट को कोई भी केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड क्या पता होना चाहिए। बीइंग ए केमिस्ट, क्या उसको नॉलेज होना चाहिए एक केमिकल रिएक्शन के लिए, क्या क्यूरियोसिटी होती है उसकी, ठीक है। तो वो देख लेते हैं सबसे पहले। नंबर 1 फैक्ट क्या है केमिकल रिएक्शंस के लिए, फिजिबिलिटी ऑफ केमिकल रिएक्शंस। लिखते जाओ आप लोग, फिजिबिलिटी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। फिजिबिलिटी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, इसकी बात करेंगे हम लोग, ठीक है। ये क्या है। नंबर 2 देख लेते हैं, एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन। एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन। और नंबर 3 देख लेते हैं, है ना। नंबर 3 तो आई गया आपका स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन, या फिर रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके, ठीक है। ये 3 पॉइंट ऐसे हैं जो केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड है। कोई भी केमिस्ट यदि केमिकल रिएक्शन की, किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्टडी करना चाहेगा, तो ये 3 मेजर पॉइंट हैं जो उसको पता होने चाहिए, ठीक है। ये 3 मेजर पॉइंट है। सबसे पहला देख लेते हैं, फिजिबिलिटी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। फिजिबिलिटी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन का मतलब बहुत सिंपल है ना। कैसे सिंपल है देख लो, हमने पिछले चैप्टर में ये पढ़ा था कि कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो कब वर्क करेगा, ई नोट सेल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बता दो, बता दो। ई नोट सेल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बता दो फटाफट। पॉजिटिव या निगेटिव? सर यहाँ पे पॉजिटिव होनी चाहिए। ये फिक्स है सेल के काम करने के लिए, यानी कि जो स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होती है वो तभी होगी जब मतलब जो आपका ईएमएफ है वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। इसी तरह से केमिकल रिएक्शंस की फिजिबिलिटी के लिए भी आपने लास्ट ईयर थर्मोडायनेमिक्स का जो चैप्टर है उसने आपको ये पढ़ाया है कि कोई भी फिनोमिना, केमिकल फिनोमिना तभी होगा जब उसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी। डेल्टा जी क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। वो केमिकल रिएक्शन तभी प्रोसीड होगी, अदरवाइज वो प्रोसीड नहीं होगी। तो फिजिबिलिटी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन के लिए
अब देखो हम डिस्कस क्या कर रहे हैं, एक केमिस्ट को कौन से 3 पॉइंट पता होने चाहिए या उसकी क्या क्यूरियोसिटी होगी कोई भी केमिकल रिएक्शन की एप्लीकेशंस डिस्कस करने से पहले या फिर उसके बारे में नॉलेज लेने के लिए। ठीक है, सबसे पहले उसको फिजिबिलिटी पता होना चाहिए कि ये केमिकल रिएक्शन हो भी सकती है कि नहीं हो सकती है। बात समझ में आई, ये फिजिबल है कि नहीं है, फिजिबल है तो ही मैं आगे चलूं वरना क्यों आगे चलना है। ठीक है, तो फिजिबिलिटी पता चलती है थर्मोडायनेमिक्स से, और थर्मोडायनेमिक्स ने कह दिया इफ डेल्टा जी इज इक्वल टू नेगेटिव देन द रिएक्शन इज फिजिबल, नो प्रॉब्लम एट ऑल, है ना। अब अगला आ गया भाई एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन। एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन से समझ रहे हो, यानी कि आपने जो अमाउंट लिया रिएक्टेंट का उसका कितना परसेंटेज प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। देखो बात को समझो, आपने चैप्टर पढ़ा है केमिकल इक्विलिब्रियम, बात समझ में आई, कौन सा पढ़ा है बताना जरा। केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर क्या कहता है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, अब मैं जो बोल रहा हूं, सारे केमिकल रिएक्शंस इक्विलिब्रियम अचीव करते हैं। पहली बात तो इक्विलिब्रियम अचीव करते हैं, इसका मतलब यह है कोई भी केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम तक प्रोसीड होती है। बात समझ में आई, इक्विलिब्रियम तक प्रोसीड होती है, जब वो इक्विलिब्रियम में आ जाती है तो प्रोडक्ट जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, और जितना प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता है वो इक्वल हो जाता है, यानी कि जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ उतना ही प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाता है। हमें लगता है और प्रोडक्ट नहीं बन रहा, एक्चुअल में तो रिएक्शन तो चल रही है, इसलिए उसको बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। आपको यदि थोड़ा सा भी रिकॉल हो रहा हो तो ठीक है, तो उस इक्विलिब्रियम की सिचुएशन क्या होती है, जितना प्रोडक्ट का जितना रिएक्टेंट का अमाउंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होता है सेम उतना ही प्रोडक्ट का अमाउंट साइमल्टेनियसली रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता है। हमें लगता है कि और प्रोडक्ट नहीं बन रहा। अब और प्रोडक्ट नहीं बन रहा इसका मतलब क्या हुआ, रिएक्शन स्टॉप हो गई। हमें लगता है भाई इतनी देर तो प्रोडक्ट बन रहा था, प्रोडक्ट का अमाउंट इंक्रीज हो रहा था, है ना, अब प्रोडक्ट बनना बंद हो गया, इसका मतलब रिएक्शन स्टॉप हो गई। एक्चुअल में रिएक्शन स्टॉप नहीं होती है, रिएक्शन अचीव कर लेती है इक्विलिब्रियम। ये तो एक बात हुई, इसका मतलब आप पॉइंट याद रखेंगे, एवरी केमिकल रिएक्शन प्रोसीड्स और अचीव्स इक्विलिब्रियम। बात समझ में आई, इक्विलिब्रियम अचीव करती है। ठीक है, अब कोई केमिकल रिएक्शन तो क्या हुआ, जैसे हमारे पास एक रिएक्शन है R2P, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए, ठीक है, तो ये जो इक्विलिब्रियम इसने अचीव कर लिया, वो जो R का 20% कन्वर्ट हुआ ना प्रोडक्ट में, तभी इक्विलिब्रियम आ गया इसमें। इसका मतलब जो 80% है वो अनरिएक्टेड रहेगा। बात समझ में आई, केवल 20% कन्वर्ट हुआ तभी इसने इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया, यानी कि आपको केवल 20% ही प्रोडक्ट मिलने वाला है ना, उसके आगे और प्रोडक्ट नहीं मिलेगा यदि आप इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो फिर ली चैटलियर प्रिंसिपल आ जाता है ना, वो कहता है कि आपको बैकवर्ड में ले जाना है तो ये करना पड़ेगा, फॉरवर्ड में ले जाना है तो ये करना पड़ेगा, वो एक अलग बात है, उसकी हम बात नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं एक एग्जाम्पल हमने लिया है कि ये आपके सामने केमिकल रिएक्शन है जो 20% ही प्रोसीड हुई और इक्विलिब्रियम आ गया, अब और आपको प्रोडक्ट नहीं मिल रहा, 20% ही मिला। एक दूसरी रिएक्शन और है A2B, इसने 90% रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, उसके बाद इक्विलिब्रियम अचीव हुआ। देखो डिफरेंस है दोनों में। नंबर 1 रिएक्शन में 20% अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट is converted to product only 20%, and when after a conversion of 20% of reactant the reaction achieved equilibrium, और equilibrium अचीव हो जाएगा, उसके बाद आपको और प्रोडक्ट नहीं मिलेगा जब तक आप उस इक्विलिब्रियम को एज पर ली चैटलियर प्रिंसिपल डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ठीक है, इधर सेकंड एग्जांपल में 90%, तो आपने देखा, मैं आपको समझा रहा हूं एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन। एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन केस नंबर 1 में 20% है, केस नंबर 2 में 90% है। तो बीइंग ए केमिस्ट, इफ यू आर यूजिंग एनी केमिकल रिएक्शन, आपको यदि कोई केमिकल रिएक्शन यूजफुल लग रही है, आपको उसके एप्लीकेशंस स्टडी करने हैं, उस रिएक्शन को स्टडी करना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें कितना रिएक्टेंट कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में, तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन आपको पता होना चाहिए, है ना। बाद में आपके लिए वो रिएक्शन मान लेते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में पता चले कि इसका तो केवल 0.1 ही कन्वर्ट हो रहा है रिएक्टेंट का, तो प्रोडक्ट ही नहीं बन रहा। बात समझ में आई आपको, ठीक है। तो इसलिए केमिस्ट को एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन भी पता होना चाहिए। और एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन कौन सा चैप्टर डील करता है बताना जरा, कौन सा चैप्टर डील करता है, केमिकल इक्विलिब्रियम। बात समझ में आई, केमिकल इक्विलिब्रियम। और फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन कौन सा डील करता है, थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, जिसने डेल्टा जी की वैल्यू के बेसिस पे बता दिया। ओके, अब लास्ट का आ गया
पढ़ना जरा क्या है। थर्ड पॉइंट जो केमिस्ट को पता होना चाहिए वो क्या है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। यस, ये ऐसा क्वेश्चन है कि एक केमिकल रिएक्शन का रेट क्या होगा, ये आप इस चैप्टर, ये जो केमिकल काइनेटिक्स है ना, ये डील करता है इस पॉइंट को। तो ये जो पॉइंट है उसको डील कर रहा है आपका केमिकल काइनेटिक्स। इसका मतलब आप लोग केमिकल काइनेटिक्स में रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ने वाले। आपको बात समझ में आई? एक रिएक्शन से रिलेटेड 3 फैक्टर कौन से होते हैं, वो फिजिबल है कि नहीं है, डेल्टा जी आंसर करेगा। एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन, उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है वो बताएगी आपको, ठीक है। और रेट ऑफ रिएक्शन ये आपको केमिकल काइनेटिक्स बताएगा, ये आपने अभी तक पढ़ा नहीं है, ठीक है ना। तो डेल्टा जी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू से दोनों आंसर मिल जाएंगे। थर्ड जो है रेट ऑफ रिएक्शन, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। उसको सीखने के लिए या उसको जानने के लिए आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, बताना जरा। केमिकल काइनेटिक्स सर। केमिकल काइनेटिक्स। अब एक चीज तो हो गई कि आपने लिखते जाना, ठीक है। एक चीज तो हो गई कि केमिकल काइनेटिक्स में आप लोग पढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। रेट बोल दो चाहे स्पीड बोल दो, एक ही बात है, रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे। इसके अलावा 2 चीजें और हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है केमिकल रिएक्शन की स्टडी के लिए, वो भी आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और उनमें से जो सेकंड नंबर है वो है मैकेनिज्म ऑफ अ रिएक्शन। उस रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या है। एक रिएक्शन का कंप्लीट नॉलेज आपको तभी आएगा जब आपको उसकी मैकेनिज्म पता हो, ठीक है ना। तो मैकेनिज्म आपको पता होनी चाहिए। तो सेकंड फैक्टर हम इसमें ये भी जानेंगे कि मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन क्या है। और थर्ड फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ये भी हम पढ़ने वाले हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिनमें हम चेंज करके रेट ऑफ रिएक्शन को हमारे हिसाब से सेट कर सकें। जैसे आपको पता है ना, किसी ने यदि टीथ फिलिंग करवाई है ना, डेंटल फिलिंग होती है ना, वो इंस्टेंट सेटल हो जाती है, इंस्टेंट सेटल हो जाती है। उसके लिए मटेरियल, वो मटेरियल की जो डिस्कवरी हुई है या मटेरियल को जो फाइनलाइज किया गया है, ठीक है, वो ऐसे ही थोड़ी ना किया गया है, वो ऐसे नहीं किया गया। काफी सारी रिसर्च से ये पता चला है कि आपको डेंटल फिलिंग का मटेरियल ऐसा होना चाहिए, जैसे ही आपने अप्लाई किया ना, वो एकदम सोलिडिफाई हो जाना चाहिए, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन का स्पीड बहुत ज्यादा होना चाहिए वहां पर। तो जब तक आपको फैक्टर्स नहीं पता चलेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, आप रिएक्शन के साथ मैनिपुलेशन नहीं कर पाएंगे, अपने हिसाब से उसका रेट है ना वो सेटल नहीं कर पाएंगे। बात समझ में आई, ठीक है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन आपको पता होना बहुत जरूरी है। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ रिएक्शन, ये तीनों हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में केमिकल काइनेटिक्स में, ठीक है। तो ये हमारा केमिकल काइनेटिक्स जो चैप्टर था उसका इंट्रोडक्शन है। अब हम लोग इनको 1 बाय 1 करके लेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन, मैकेनिज्म, फैक्टर अफेक्टिंग, और इनके जो साथ में जो और टॉपिक चलते रहेंगे उनको भी हम लोग पढ़ते रहेंगे। बात समझ में आई, ठीक है। अब आपका कौन सा शुरू करने वाले हैं, बताना जरा। रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो इससे पहले एक देख लेते हैं, छोटा सा एक इंट्रोडक्शन सा है। केमिकल रिएक्शंस में बेसिकली 3 कैटेगरीज होती है। कितनी कैटेगरीज होती है? 3 कैटेगरीज होती है। कौन कौन सी कैटेगरीज होती है? 3 कैटेगरीज लिख लो आप फटाफट। एक तो होती है वेरी स्लो रिएक्शन। वेरी स्लो रिएक्शन देखो वो होती है जिनमें कुछ मंथ लगते हो, ठीक है, जिनमें कुछ ईयर्स लगते हो कंप्लीट होने में, वो वेरी स्लो रिएक्शन होती है। जैसे आपका रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन बहुत स्लो होता है, ठीक है, कुछ मंथ में जाकर के रिजल्ट आपको सामने आएगा, ठीक है। दूसरा और एग्जांपल ले सकते हैं, कन्वर्जन ऑफ डायमंड टू ग्रेफाइट। कन्वर्जन ऑफ डायमंड टू ग्रेफाइट, ओके, डायमंड टू ग्रेफाइट। अब ये देखो, ये यहाँ पर अभी जो मैंने बताया ना, ये 3 फैक्टर्स बताए थे मैंने आपको, फिजिबिलिटी, एक्सटेंट और रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ देखो कैसे आपको जरूरत पड़ती है केमिकल काइनेटिक्स की, मैं एक सिंपल सा बताता हूँ आपको, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ डायमंड टू ग्रेफाइट, इसको आप सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से फिजिबिलिटी चेक करोगे तो आपको पता चलेगा, यस डायमंड टू ग्रेफाइट कन्वर्जन के लिए आपकी जो डेल्टा जी है वो क्या है? निगेटिव है। ये लो, निगेटिव है, इसका मतलब ये कन्वर्जन हो सकता है,
यस, ये स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन है, ये होता भी है, ठीक है, लेकिन इसकी रेट इतनी स्लो है कि ये 1000 से भी 1000 ईयर चले जाएंगे ना, तो भी ये रियलाइज नहीं होता ये कन्वर्जन। बात को समझ रहे हो? केमिकल काइनेटिक्स जरूरी क्यों है? थर्मोडायनेमिक्स ने तो कह दिया ये प्रोसेस है, ये फिजिबल है, ये होता है, और थ्योरेटिक ये पॉसिबल है, ये होना चाहिए और होता भी है, ठीक है। लेकिन केमिकल काइनेटिक्स की स्टडी ने ये प्रूव किया कि ये इतनी स्लो रिएक्शन है कि मोर देन 10,000 ईयर भी लग जाएंगे ना, या इससे भी ज्यादा, है ना। ये तो मैं शायद ईयर्स का जो नंबर है वो शायद हो सकता है गलत हो, मतलब 10,000 क्या, इससे भी ज्यादा, 10,000 से भी ज्यादा ईयर लग जाएंगे तो भी आपको डायमंड से ग्रेफाइट में कन्वर्जन रियलाइज नहीं होगा। बात समझ में आई आपको? ठीक है, ये रियलाइज नहीं कर सकते, ये इतना स्लो है, तो ये वेरी स्लो रिएक्शन है ये ग्रेफाइट। तो थर्मोडायनेमिक्स ने केवल ये बताया है कि ये फिजिबल है, लेकिन फिजिबल में ये प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है, ये बताया हमें केमिकल रिएक्शन ने, क्योंकि इसका जो रेट है वो बहुत स्लो है। बात आपको समझ में आई? इसलिए केमिकल रिएक्शन का जो नॉलेज है वो केमिकल काइनेटिक्स का नॉलेज जरूरी है, केवल थर्मोडायनेमिक्स से वहां पर डिमांड पूरी नहीं हो रही, ठीक है ना। तो इसीलिए आप लोगों ने एड में भी सुना होगा, क्या लिखा रहता है, जरा पढ़ना, मैं क्या लिख रहा हूं, डायमंड इज, लिखा रहता है क्या, डायमंड इज फॉरएवर, ठीक है, ऐसा बोलते हैं ना, वो ऐड आते हैं टीवी में, उसमें भी लिखा रहता है डायमंड इज फॉरएवर, ठीक है। तो वो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना, ये बहुत स्लो है इसका, ठीक है, कभी परसेप्टिबल ही नहीं है ये कन्वर्जन। ओके, वेरी स्लो रिएक्शन हो गया, आपने देखा, और आपको ये भी पता चला केमिकल काइनेटिक्स का नॉलेज क्यों जरूरी है। दूसरा देख लेते हैं, वेरी फास्ट रिएक्शन। कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो इंस्टेंट हो जाते हैं, मतलब मैं उसको कहूं सेकंड, सेकंड तो उनके लिए बहुत ज्यादा है, बात को समझ रहे हो, मैं उनको सेकंड्स का यदि टाइम दूं तो वो बहुत ज्यादा है, वो नैनो सेकंड में होते हैं, नैनो सेकंड, फेम्टो सेकंड में होते हैं वो। बात समझ में आई? नैनो सेकंड का मतलब समझ गए, 1 सेकंड डिवाइडेड बाई 10⁹ इतने कम टाइम में होते हैं, ये होती है बहुत फास्ट रिएक्शन, ठीक है ना। अब ये वो जो नंबर 1 है, इसका रिवर्स जो ग्रुप है वो है, और ये कौन सी रिएक्शन होती है, ये जनरली आयनिक रिएक्शन होती है, लिखते जाओ आप लोग। वेरी फास्ट रिएक्शन कौन सी होती है? आयनिक रिएक्शन होती है। एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, प्रेसिपिटेशन ऑफ AgCl। ये लो भाई, AgCl का प्रेसिपिटेशन कैसे होगा, बहुत सिंपल सा है, आप AgNO3 का एक्वस सॉल्यूशन लेंगे और उसमें NaCl का एक्वस सॉल्यूशन मिक्स करेंगे, ठीक है। क्या होगा, AgCl, जैसे ही आप मिक्स करेंगे वैसे ही AgCl का पीपीटी बन जाएगा, मतलब जैसे ही मिक्स करेंगे, विदाउट एनी टाइम लैग, है ना, ठीक है। तो टाइम लगता ही नहीं है, ये रिएक्शन है वेरी फास्ट रिएक्शन, ठीक है। तो ये रिएक्शन भी हमारे ज्यादा हम इनका स्टडी नहीं करने वाले हैं, क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन नहीं है, वेरी फास्ट रिएक्शन और वेरी स्लो रिएक्शन में। अब देख लो, मैं यहीं पे एक पॉइंट बता देता हूं आपको, वेरी फास्ट रिएक्शन और वेरी स्लो रिएक्शन, इनकी हम लोग स्टडी नहीं करने वाले हैं, इनमें मैनिपुलेशन करना इतना इजी नहीं है, और ये हमारे बहुत ज्यादा काम नहीं आएगा इनकी स्टडीज। हम लोग यहाँ पर केमिकल काइनेटिक्स का जो बेसिक ट्रीटमेंट है वो पढ़ते हैं, और वो किन से रिलेटेड है, वो जो हमारी थर्ड टाइप की जो कैटेगरी है केमिकल रिएक्शंस की, वो कौन सी है, रिएक्शन विद मॉडरेट स्पीड, रिएक्शन विद मॉडरेट स्पीड। ये लो भाई, ऐसी रिएक्शंस जिनको हम लोग रियलाइज करते हैं, रियलाइज करने का मतलब वो कुछ मिनट्स में होती हैं, कुछ आवर्स में होती हैं, जिनको हम लोग होता हुआ देख सकते हैं, ठीक है, जिनमें प्रोडक्ट बनता हुआ रियलाइज करते हैं हम लोग कि हाँ ये देखो, अभी थोड़ी देर पहले प्रोडक्ट कम था अब ज्यादा हो गया। तो ये मतलब मॉडरेट स्पीड वाली रिएक्शन है, जिनका ड्यूरेशन क्या हो, कुछ मिनट्स में हो, कुछ आवर्स में हो, वो मॉडरेट स्पीड वाली है। अब मॉडरेट स्पीड वाली देखो, हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितनी रिएक्शंस कराई थी ना, आप लोगों को ध्यान में होगा, वो सारी की सारी मॉडरेट स्पीड रिएक्शंस है, ठीक है। वो कुछ मिनट में, कुछ आवर में कंप्लीट होती हैं, जिनमें कुछ दिन में कंप्लीट होती हैं, जिनमें हम प्रोडक्ट बनता हुआ रियलाइज कर पाते हैं, तो इनको बोलते हैं रिएक्शन विद मॉडरेट स्पीड, ठीक है। एग्जांपल आप कुछ भी ले सकते हैं, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, जान गए ना, एस्टर का हाइड्रोलाइसिस आप कराएंगे, ये आपका एस्टर है, और इसमें आप लोग हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, और एसिडिक मीडियम तो इसके लिए चाहिए होता है,
तो क्या बन जाएगा, एक तो आपका बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस में एक आपका बन जाएगा एल्कोहल। ठीक है, तो ये हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, ये रिएक्शन विद मॉडरेट स्पीड है। इसी तरह से आपका इन्वर्जन ऑफ केन शुगर आपने देखा है ना, ध्यान है क्या, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर किसका हाइड्रोलाइसिस होता है बताना जरा, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर में। सर सुक्रोज का होता है सर। यस, सुक्रोज। हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज, ये रिएक्शन है, ये भी क्या है, रिएक्शन विद मॉडरेट, बहुत सारी हैं ये तो हम बस जस्ट फॉर एग्जांपल, ठीक है ना। ज्यादातर रिएक्शन देखो रिएक्शन विद मॉडरेट स्पीड ही है, यही हमारे काम आती है, इन्हीं की हम एप्लीकेशन स्टडी करते हैं, इन्हीं का हम नॉलेज लेते हैं, इन्हीं को हम पढ़ते हैं, इन्हीं को सीखते हैं, क्योंकि हम मैनिपुलेशन भी इन्हीं में कर सकते हैं। बात समझ में आई। तो वेरी स्लो रिएक्शन और वेरी फास्ट रिएक्शन को केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग यहाँ पर नहीं पढ़ने वाले हैं। हम लोग जो भी थ्योरेटिकल नॉलेज, जो भी डेफिनेशन, जो भी लॉ, कोई भी जो डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज एप्लीकेबल टू व्हाट, रिएक्शन विद मॉडरेट स्पीड। ठीक है, तो आपका ये इन्वर्जन ऑफ केन शुगर का रिएक्शन है, वो भी आप लोग लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा बताना जरा, इसका फॉर्मूला क्या है, C12H22O11, इसका हो गया आपका हाइड्रोलाइसिस और एसिड की प्रेजेंस में, एसिड तो चाहिए होता है, और ये आपके C6H12O6 प्लस में C6H12O6, ये आपका बन गया फ्रक्टोज और ये आपका बन गया ग्लूकोज। ठीक है, ये हो गया। तो ये कुछ एग्जांपल थे किसके, रिएक्शन विद मॉडरेट स्पीड के। ठीक है, तो हम चैप्टर में कौन सी रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं बताना जरा, बता भी दो। रिएक्शन विद मॉडरेट सर मॉडरेट स्पीड, ये मॉडरेट स्पीड। ठीक है, अब ये देख लो, ये कुछ आयनिक रिएक्शंस का हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया, ये क्वेश्चन यही लेते हैं, 1 मार्क्स क्वेश्चन है। आयनिक रिएक्शंस बहुत स्पीड से होती है बोल करके, वेरी फास्ट रिएक्शन है, क्यों, आखिर क्यों ये बहुत स्पीड से होती है, बता सकते हो क्या? आयनिक रिएक्शन वेरी फास्ट रिएक्शन क्यों होती है बताओ। इसका एक रीजन है, बहुत सिंपल सा रीजन है, बिकॉज नो chemical bond breaks, ये लो, because no chemical bond breaks during ionic reaction। बात समझ में आई आपको? हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन क्या था हमारा, why ionic reactions are very fast reaction। क्वेश्चन भी लिख सकते हो आप लोग, फटाफट क्वेश्चन लिख लो, why ionic reactions are very fast reaction। आयनिक रिएक्शन वेरी फास्ट रिएक्शन क्यों है? आयनिक रिएक्शन वेरी फास्ट इसलिए है क्योंकि इनमें कोई बॉन्ड ही नहीं टूटता। भाई बॉन्ड कुछ टूटेगा तो टाइम लगेगा ना, उसके लिए तो टाइम चाहिए कुछ होने के लिए। ठीक है, यहाँ तो बॉन्ड ही नहीं टूटता, तो बॉन्ड नहीं टूटता तो भाई फिर कुछ हुआ ही नहीं, तो टाइम कैसे लगेगा, नहीं लगेगा। अब आप कहोगे सर बॉन्ड कैसे नहीं टूटा, तो बॉन्ड क्यों टूटेगा, भाई कोई बॉन्ड है ही नहीं। ये देखो, आप एक्वस AgNO3 बनाओगे तो उसमें Ag+ होगा और NO3- होगा, तो सेपरेट होंगे उसमें। एक्वस आप Na+ लोगे और Cl- उसमें एक्वस NaCl लोगे तो Na+ होगा और Cl- होगा, दोनों आयन होंगे। इन दोनों सॉल्यूशंस को जैसे ही मिक्स करोगे तो AgCl का तुरंत पीपीटी आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो, केमिकल रिएक्शन में जनरल परसेप्शन क्या है, कुछ पुराने बॉन्ड टूटते हैं, कुछ नए बॉन्ड बनते हैं, यही तो होता है। ठीक है, पुरानी दोस्ती टूटती है, नई दोस्ती बनती है ना, तो नए प्रोडक्ट बनते हैं, एटम्स अपने आप को रीऑर्गेनाइज करते हैं, रिकनेक्ट होते हैं, नया प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर तो कुछ टूटना है ही नहीं ना, नो केमिकल बॉन्ड ब्रेक्स, कोई केमिकल बॉन्ड टूटा ही नहीं यहाँ पे तो। ठीक है, इसलिए आयनिक रिएक्शंस क्या है, वेरी फास्ट रिएक्शन। बात समझ में आई? ठीक है, तो अब जरा बताना अभी तक हमने कितना किया, आप लोग फटाफट स्क्रीन की तरफ देखो और फटाफट ये देखो कि हमने अभी तक किया कितना है। सबसे पहला तो हम इस चैप्टर में सीखने वाले क्या है, हाउ केमिकल रिएक्शंस अकर। ठीक है, और उसमें भी हमने क्या देखा, फिजिबिलिटी, थर्मोडायनेमिक्स बता रही है, एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बता रही है, केमिकल इक्विलिब्रियम का चैप्टर, रेट ऑफ रिएक्शन हम यहाँ डील करने वाले हैं। अच्छा, केवल रेट ऑफ रिएक्शन ही डील नहीं करने वाले हैं हम लोग, यहाँ डील करने वाले हैं उस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होगा और केमिकल रिएक्शंस के रेट को भी कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। ठीक है ना। उसके अलावा हम कौन सी रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं, हमारे वेरी स्लो रिएक्शन हम यहाँ नहीं पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वेरी स्लो रिएक्शन में डायमंड वाला मैंने एग्जांपल दिया ना, केमिकल काइनेटिक्स का इंपॉर्टेंस क्या है, थर्मोडायनेमिक्स ने तो कह दिया होती है, लेकिन होती है कब, 1000 से 1000 एक पीढ़ी चली गई, फिर अगली पीढ़ी आ गई, अगली पीढ़ी आ गई, तो वो जो कन्वर्जन है वो रियलाइज ही नहीं हो रहा, वो डायमंड ऐसे कैसे रखा हुआ है। ठीक है, ओके।
अब वेरी फास्ट रिएक्शन सेकंड कैटेगरी, इनके भी हम यहाँ बात नहीं करेंगे, ठीक है। मॉडरेट स्पीड वाली जो रिएक्शन है जिनको हम होता हुआ देख सकते हैं, है ना, रिएक्टेंट को खत्म होता हुआ देख सकते हैं, प्रोडक्ट को अपीयर होता हुआ देख सकते हैं, ये जो है इनकी हम लोग बात करेंगे। अब आप करेंगे नेक्स्ट मीटिंग ज्वाइन, ठीक है। ओके, इतने में किसी को कुछ पूछना है तो बता सकता है।